हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये विजन के 13 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस मेजर्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत 3। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। आप सबको पता है कि स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जब हमने 20 लाख करोड़ रुपए दिए थे ताकि हम कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ सके। ठीक है, तो टोटल स्टिमुलस अगर देखा जाए अब तक टिल डेट कितना हो चुका है, ताकि हम नेशन को हमने कितना प्रोवाइड कर चुके हैं ओवर द कोविड-19 पेंडेमिक, विच इज़ नियर अबाउट 30 लाख करोड़, दैट इज द 29.87 लाख करोड़ है, जो कि हमारी GDP का 15% है। अब इसके अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट्स है, जरा हम ये सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। देखो ये किस लिए स्कीम थी, ताकि देखो कोविड-19 की वजह से क्या काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब को खोई थी, तो कोविड-19 से हम रिकवर कर सकें, तो हमने इसमें क्या किया है, जॉब क्रिएशन करी है ताकि हम जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें। इस जो कि इफेक्टिव होएगा, कब से स्टार्ट होगी ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर 2020 से, और कब तक ये ऑपरेशन में रहेगी, 30 जून 2021 की। देखो इस स्कीम में है क्या, देखो गाइस आप सबको पता होगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अंदर क्या है, जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो एस्टेब्लिश्ड होती हैं, इसके अंदर जो कंपनी एस्टेब्लिश्ड है हम उन्हें बोलेंगे कि आप क्या करो, अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करो। इसके बदले गवर्नमेंट क्या करेगी, उन कंपनीज को हर एक बंदे की एनरोलमेंट में क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार पढ़ देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस स्कीम के अंदर क्या है, एनी EPFO रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट दैट ब्रिंग्स इन न्यू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय हु हैव लॉस्ट देयर जॉब, जिस एम्प्लॉय ने अपनी जॉब खो दी थी इन बिटवीन March 1 to 30 सितंबर, उसको वो इलिजिबल है फॉर सब्सिडी फॉर ईच न्यू कैंडिडेट एनरोल। कोई भी कंपनी एक एक कैंडिडेट को एनरोल करेगी, उसको सब्सिडी मिलेगी, सिंपल ही है। इसमें कौन कौन से बेनिफिशरीज है, कोई भी जो नए एम्प्लॉयड होते हैं इन EPFO रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, उन्हें मंथली वेज कम से कम 15,000 तो मिलेंगे ही, उससे कम नहीं मिलेंगे। इसके अलावा क्या है, EPF मेंबर जिन्होंने अपनी जॉब खोई है बिटवीन 1 मार्च टू 30 सितंबर 2020, उन्हें हम एम्प्लॉय करेंगे आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो गाइस ये स्कीम हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। इस स्कीम के अंदर क्या है, हम मेनली जो MSMEs हैं, बिजनेसेस हैं, ये जो मुद्रा के जो बोरोअर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, जिसको अभी हमने इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया, कब तक, 31 मार्च 2021 तक। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स हम क्रेडिट गारंटी देंगे, मतलब कि ताकि हम क्या कर सके, देखो हमने जो अभी ये भी हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2 पार्ट से शुरू हो गया, ये हमने इसलिए लॉन्च किया ताकि हम हेल्थ केयर सेक्टर और इसके अलावा जो 26 स्टेट सेक्टर है उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इस अंडर दिस जो भी एंटिटीज हैं, अब उन्हें एडिशनल क्रेडिट मिल सकता है 20%, जो भी उनका क्रेडिट है उससे ज़्यादा 20% क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो यार देखो जो शुरू में जो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये मेनली MSMEs बिजनेसेस इन लोगों के लिए हुई थी, लेकिन जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तो इसमें हमने क्या किया, जो हेल्थ केयर सेक्टर है और साथ में इसके अलावा जो 26 स्टेट सेक्टर्स हैं उन्हें भी हमने इस स्कीम में इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखो गाइस ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। इस स्कीम के अंदर क्या है, हम इंडिया को चाह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्फ रिलायंट बना सकें। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, सोलर PV सेल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इसमें हम क्या कर सके, अपनी इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके। ठीक है, इसमें हमने क्या है, 10 मोर चैंपियन सेक्टर्स को कवर किया अंडर द PLI स्कीम, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूड है, आप सबको पता है, एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्ट्स, ये सब इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा क्या है, एडिशनल आउटले फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, तो गाइस आपको पता है हमारा 2022 तक का टारगेट है कि हम अर्बन एरियाज में पक्का हाउसेस क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अभी क्या है, 18,000 करोड़ पे क्या किए, प्रोवाइड किए गए अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। ठीक है, इसका एम हमारा क्या है, टू प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल इन द अर्बन एरियाज बाय 2022। इससे क्या होएगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 12 लोग हाउसेस हैं और 18 लाख अदर हाउसेस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। साथ में इसके साथ क्या, देखो अब ऑफकोर्स हम इतने हाउसेस बनाएंगे तो 78 लाख जॉब्स इसमें क्रिएट हो रखी है। साथ में ऑफकोर्स यार देखो, घर ऐसे तो बन नहीं जाएगा, आपको ईंट भी चाहिए, स्टील, सीमेंट, इन सब का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकी सेल भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से क्या डिफरेंट सेक्टर्स में
क्या है मतलब कि उसमें बूस्ट मिलेगा, लाइक स्टील की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इससे क्या होगा, हमारा मल्टीपल इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। इसके अलावा क्या सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो गाइस अभी क्या है, पब्लिक क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टेंडर्स होते हैं, लाइक रोड के टेंडर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टेंडर्स है वो देती है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट टेंडर्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो एक तरह का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी क्या किया है, देखो आपको पता है कोविड की वजह से क्या है, इस सब में ऑब्स्ट्रक्शन आई थी उनके काम में, ठीक है। तो जो हर एक कॉन्ट्रैक्टर का जो काम होता है कि हाँ यार मैं जो आपका प्रोजेक्ट है वो 2 साल में कंप्लीट करके दे दूंगा या 3 साल में कंप्लीट करके दे दूंगा, अगर वो अपने टाइम लिमिट में नहीं करता तो उसके बाद उसकी जो मनी है वो मतलब कि कहीं ना कहीं उसको जो पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके अंडर क्या किया है, वही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको एक रिलीफ दिया है, सिंपल सी बात ये है। इसमें क्या है, जो भी सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जब वो गवर्नमेंट का टेंडर करता है तो उसे कुछ मनी डिपॉजिट करानी होती है, ठीक है। वो कितनी मनी डिपॉजिट करानी होती है वो डिपेंड करता है कि कितना प्रोजेक्ट, कितने रुपीज़ का वो प्रोजेक्ट है, जितने भी रुपये का वो प्रोजेक्ट होगा उसका 5 to 10% जो मनी है वो उसको डिपॉजिट करानी पड़ती है। लेकिन अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको रिलीफ देने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ करने के लिए क्या किया, ये जो इसका डिपॉजिट मनी है इसको घटा दिया, कितना कर दिया, 5 से 10% की जगह 3% कर दिया, ठीक है। दैट इज अ रिलैक्सेशन ऑफ अर्नर्स डिपॉजिट मनी एंड द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट टेंडर, इट इज रिड्यूस फ्रॉम 5 to 10% टू 3%, ताकि जो भी हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। इससे क्या होएगा, साथ में क्या, जो भी ऑन गोइंग जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनकी लिमिट थी, जो लास्ट डेट थी, उसको भी एक्सटेंड कर दिया। इससे क्या, ऑफकोर्स जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रिलीफ दिया, नहीं तो उनकी जो मनी थी वो कहीं ना कहीं लॉकअप हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिलीफ फॉर द डेवलपर्स एंड द होम बायर। देखो जो लोग भी खरीदते हैं या फिर जो बिल्डर्स होते हैं, जो मेनली मतलब कि बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं, तो उनको कुछ इनकम टैक्स रिलीफ मिला है। देखो गाइस कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीदते हो उसके 2 रेट होते हैं, एक तो सर्कल रेट होता है, एक एग्रीमेंट रेट होता है। सपोज करो आप मतलब देखो आपको पता ही होगा, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, मतलब प्लॉट खरीदते हैं या अपना घर बनाने के लिए, तो आप किसी लाइक मतलब कि रेट पे खरीदते हो, तो आप जिस बंदे से खरीद रहे हो तो आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन जहाँ पे आप प्लॉट खरीदते हो उसका भी वहाँ के रेट होता है कि हाँ यार यहाँ पे 20,000 पे जगह चल रही है या कितने रुपए गज जगह चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी के अगर वेरी होता है। लेकिन देखो किसी भी प्रॉपर्टी का जो रेट है सबसे पहले गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसे सर्कल रेट बोलते हैं, ठीक है। सर्कल रेट वो होता है जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है किसी भी प्रॉपर्टी का कि इतना रेट तो होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक एग्रीमेंट वैल्यू होती है जो कि बिल्डर और बायर के बीच में क्या होती है, नेगोशिएटेड होती है, डिस्कस्ड होती है, ठीक है। लाइक किसी जगह का जो रेट है गवर्नमेंट ने 20,000 पे निकाला है, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपको 25,000 से कम में तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये फिर क्या होता है, जो बिल्डर और बायर होता है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास को इंसेंटिवाइज करने के लिए, ताकि वो अपने होम्स खरीद सके, तो फिर जो सर्कल रेट और जो एग्रीमेंट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंशियल था रियल स्टेट इनकम टैक्स, उसे इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 10% टू 20%। नेक्स्ट है अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म के लिए क्या किया है। देखो हम क्या कर सके, ऑफ कोर्स देखो आपको पता है हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट की एक एंटिटी है दैट इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। देखो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है कि काफ़ी बार आपसे डिस्कस किया है। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, इंडिविजुअल या जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं और उन्हें एज अ म्यूचुअल फंड की तरह वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने रिटर्न मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो NIIF के अंदर जितने भी पैसे होते हैं उनको फिर डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को लोन दे देती है, ठीक है। सिंपल ये, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अभी गवर्नमेंट ने कितने दिए, 6,000 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब इसी जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है गवर्नमेंट की आइडेंटिटी है जो क्या आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म जो लोन है वो प्रोवाइड करती है, ताकि हम कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बूस्ट कर सकें, उसे बिल्ड कर सकें। इसमें क्या है, हम NIIF को हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, 1.1 लाख करोड़ वो डेप्ट प्रोवाइड कर सकती है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय 2025, ठीक है। अब एग्रीकल्चर को हमने किस तरह से सपोर्ट किया है, तो भाई अभी क्या किया, 65,000 करोड़ पे हमने प्रोवाइड किए हैं, ताकि हम क्या कर सकें, फर्टिलाइजर्स की जो सप्लाई है वो फार्मर्स तक पहुंचा सकें एट द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द अपकमिंग क्रॉप सीजन। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए हमने क्या किया। देखो रूरल इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए हमने क्या 10,000 करोड़ फीस है वो प्रोवाइड किए टू द PM गरीब कल्याण रोजगार योजना, ताकि हम रूरल एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कर सके। अब ये आप सबको पता है PM गरीब कल्याण रोजगार योजना में अंदर हमने क्या किया था, कोविड-19 की वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो अपने घर या अपने गांव में रिटर्न हुए हैं उनको एम्पावर करने के लिए या उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, इस स्कीम को लेके आए हैं, ठीक है।
बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, अब हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ रुपीज़ की मतलब कि प्रोवाइड किए हैं किसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, ताकि हम क्या कर सके अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सके अंडर आइडियाज, दैट इज द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। देखो गाइस जो आइडियाज, ये जो स्कीम है ये क्या करती है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मतलब कि देखो अगर किसी को 10,000 रुपये की जरूरत है तो उसको कंसेशनल, मतलब यार देखो फ्री में तो आपको कोई भी पैसा नहीं उधार देगा ना, लाइक आपको रिटर्न करेंगे कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ, आपको इंटरेस्ट, तो कंसेशनल का मतलब यही है कि लाइक आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या कहते हैं वो लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या करती है, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ताकि आप क्या कर सके अपने कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सको इन द रेसिपिएंट डेवलपमेंट कंट्री। अब इससे क्या है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो एक तो हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा, साथ में हम क्या करेंगे, जो इंडिया की तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट असिस्टेंस एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको जो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी हम देखो इंडिया मालदीव्स का रिलेशन पढ़ते हैं, तो हमने उसमें पढ़ा कि इंडिया ने कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है मालदीव्स को, ठीक है। तो ये काम किसका है, सब इसी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस। देखो अभी हमने क्या किया, 10,200 करोड़ रुपये एडिशनल बजट प्रोवाइड किया है, ताकि हम क्या कर सकें अपना जो डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सके। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फॉर कोविड वैक्सीन। अभी हमने क्या किया, 900 करोड़ रुपीज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया है, ताकि हम क्या कर सके कोविड वैक्सीन में अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है, एनहेंस कर सके, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द 7th एशियान इंडिया समिट हुई है। देखो समिट में हमने क्या किया, देखो एशियान के अंदर 10 कंट्रीज हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड द ब्रूनेई दारुसलाम, ठीक है। तो देखो अभी समिट जो हुआ है इंडिया और एशियान का, उसमें हमने क्या किया है, जो एशियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हमने, उसका क्या स्टेटस है उसको रिव्यू किया है, और हमने देखा कि किस एरियाज में हमें अपनी प्रोग्रेस करनी है, जैसे कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एजुकेशन में। अब इंडिया और एशिया की रीजन को अगर हमने देखा जाए तो इसके अंदर कंप्राइज करते हैं नियर अबाउट हमारी 1/4 ग्लोबल पॉपुलेशन, और कंबाइंड जीडीपी इंडिया और एशियान रीजन की वो कितनी है, $3.8 ट्रिलियन। जो एशियान है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट आप सबको पता होगा यूएसए, एंड सेकंड कौन सा हमारा, चाइना है, ठीक है। अब जो समिट हुई है 17th इंडिया और एशियान की, इसमें क्या हाईलाइट्स हैं, जो कि हम सबसे पहले एक न्यू एशियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया फॉर 2021 टू 2025। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जो डिफरेंट एरियाज हैं उसमें जो कॉपरेशन है उसको हम क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया, $1 मिलियन क्या कंट्रीब्यूट किया टू द कोविड-19 एशियान रिस्पॉन्स फंड। इसमें हम क्या करेंगे, ताकि हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव कर सके, तो इंडिया ने ये बताया कि किस तरह से हम अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो हमने पहले एक पूरा टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन के बारे में बात की थी, कि अगर हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्स करते हैं तो इससे हमें कितना फ़ायदा, लाइक हमने ये पढ़ा था कि अभी क्या हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं इंपोर्ट या पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के लिए। तो अब जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया तो इस वजह से हमें काफ़ी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी, अगर हम एक कंट्री पे डिपेंड है। अगर हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमें वो शौक नहीं लगता है, अगर जो एक कंट्री पे डिपेंड होकर लगता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि हमने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है फॉर पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। इसके बाद हमने क्या है, इन्होंने ये बोला कि हमें जो भी ट्रेड करना है वो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, इंटरनेशनल लॉज से अधेर रखकर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू प्रमोट अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन, इंक्लूडिंग थ्रू अपहोल्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली जो अनक्लोज, देखो अनक्लोज आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। आपको पता है जो चाइना है वो अनक्लोज के जो लॉज हैं उनको कितना वायलेट करता है, तो इसमें यही बोले कि हमने इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग काम करना है, किसी को वायलेट नहीं करना है। हमें यह करना है, जो इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है और एशियान का आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक है, इनमें जो अपनी कॉर्पोरेशन है उनको स्ट्रेंथन करना है, ताकि हम फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन को एंश्योर कर सकें। इसके अलावा हमने जो साउथ चाइना सी की क्या सिचुएशन है उस पर डिस्कशन करनी है, क्योंकि आपको पता है अभी साउथ चाइना सी पे क्या जो चाइना है वो अपनी हेजेमनी काफ़ी क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री पैनल 6 गवर्नमेंट व्यू ऑन द डिफाइनिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जाएगा, और जिससे पहले हमने जो न्यूज़ पढ़ी है हमारी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा, ठीक है। देखो गाइस अभी क्या है,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये आप सबको मतलब कि पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं है, नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, तो अभी क्या है, जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा है, उनका व्यू मांगा है कि हमें क्या करना चाहिए। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है उस पर इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, मतलब कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कुछ क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पर क्या है सेंटर का व्यू मानना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, लेकिन डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो मीनिंग है जो उसका पोजीशन है उसको डिफाइन करती हैं। ठीक है, दैट ड्यूटीज दैट आर मोर और लेस ऑफ द पब्लिक करेक्ट। देखो असेंस ये है कि हम क्यों चाहते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करो, हम इसलिए चाहते हैं, देखो आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी एमपी बनता है या जो भी एमएलए बनता है तो उसकी कंडीशन यही है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना होगा। मतलब कि अगर सपोज करो आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो और कल को आप एमपी बन गए तो आपको पहले अपनी ही इनकम टैक्स ऑफिसर की सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्योंकि वो जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, आप उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके आप एमपी या एमएलए नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर आपको पता कौन होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, तो इसमें यही है कि लेजिस्लेचर ताकि अपना इजीली अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फ्री मैनर में कैरी आउट कर सके विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट ऑफ द डे। इसके जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में केस भी आया था, जया बच्चन जी का केस आया था जब वो एमपी थी, तो उसमें ये केस आया था कि इन्होंने तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, इन्होंने जो ऑफिस को होल्ड किया हुआ है दैट इज नॉट कमिंग अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यही बात की जा रही है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है दैट इज अ क्वाइट एम्बिगुएट, तो इसको क्लियर करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है जहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी भी पर्सन को और गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि उस अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट करने की एंड डिटरमिन द रिम्यूनरेशन। ठीक है, ये सब फर्दर जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है, इसके अंदर काफ़ी जो ऑफिसेज हैं उनको इंक्लूड किया गया है, उनका नाम लिखा हुआ है कि हाँ अगर आपने किसी पर्सन ने इस ऑफिस को होल्ड किया तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अंडर आर्टिकल 102 क्लोज 1 एंड अंडर आर्टिकल 191 क्लोज 1 एक एमपी और एमएलए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ना ही स्टेट गवर्नमेंट का। ऑल्सो अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 किसी भी अगर आप ऑफिस ऑफ होल्ड प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। डब्ल्यूएचओ ने डेजिग्नेट किया 2021 ईयर को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड द केयर वर्कर। देखो अभी क्या है, जब 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है उसी में हमने डब्ल्यूएचओ ने 2021 के ईयर को डेजिग्नेट किया है। अब उसने ऐसा डेजिग्नेट क्यों किया ये आप सबको पता, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो मिलियन ऑफ डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने किस तरह से डेडिकेशन दिखाई है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, और कितने डॉक्टर्स ने या कितने हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए क्या किया डब्ल्यूएचओ ने 2021 को ये डेजिग्नेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आपको पता है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसकी, डब्ल्यूएचओ की। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही है कि डब्ल्यूएचओ की जो पॉलिसीज है उनको डिटरमाइन करना, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना एंड रिव्यू करना, अप्रूव करना द प्रपोज प्रोग्राम बजट को। ठीक है, तो गाइज ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी टू स्ट्रेंथन द कैपिटल गुड्स सेक्टर। ठीक है, तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया, 22 मेंबर की कमेटी को सेटअप किया, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की। वो देखो वो क्या करेगा, वो उन इश्यूज़ को देखेगा जो डिफरेंट जो कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी, देखो आपको पता है दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो, और कैपिटल गुड्स से क्या होता है, वो उन गुड्स को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, अदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बट आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू प्रोडक्ट लाइक इंडस्ट्रियल मशीनरी, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग मशीनरी। ठीक है, तो ये होते हैं कैपिटल गुड्स। तो अभी क्या जो इंटर मिनिस्टर मीटिंग को सेटअप किया है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल गुड के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो वो इशूज़ फेस कर रहे हैं उनको देखेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ग्लोबल वैल्यूएशन इनकम, ताकि हम जो इन सेक्टर को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना सकें और हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इट्स वैक्सीनेशन कवरेज। देखो अभी क्या है, जो न्यू रिपोर्ट है रिलीज की गई है किसके द्वारा, इंटरनेशनल वैक्सीन असेस सेंटर के द्वारा, तो हाईलाइट किया है इंडिया की जो कवरेज थी रोटा वायरस वैक्सीन के लिए फॉर डायरिया वो इंक्रीज हुई है टू 53% 2019 में, जो कि 35% है 2018 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन है, जो आपको पता है इम्यूनिटी है, हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर जो निमोनिया
के जो केसेस हैं हमने उनको कवर किया है, और जो इंक्रीज हुआ है 15% इन 2019 जो कि 6% 2018 में। इसके अलावा क्या है, जो इंडिया का जो टारगेट था फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसको भी इंक्रीज हुआ है जो कि 58% हुआ है। इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है कहाँ पे, इन ट्रीटमेंट अगेंस्ट निमोनिया एंड द डायरिया, जो कि ओनली 51% चिल्ड्रन है जिन्हें ORS या जो 20% या फिर जो जिंक होता है उन्हें वो मतलब कि ले पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू जेनियल्स ऑफ द ट्री फ्रॉग डिस्कवर। तो क्या अभी रिसर्चर्स हैं उन्होंने फ्रॉग का एक न्यू जीन्स फाउंड किया है, कहाँ से, अंडमान निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्ट से। जीनस आपको पता है इसको जो नेम रखा गया है वो किन के नाम पे रखा गया है, श्रीलंका के जो टेक्सोनॉमिस्ट है रोहन पिथियोगोड़ा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था रोहानेकलस। जीनस की आपको पता है एनिमल की या प्लांट की क्लासिफिकेशन होती है, जैसे फैमिली से तो कम होती है लेकिन स्पीसीज से ज़्यादा होती है। इट कैन इंक्लूड वन और मैनी सिमिलर स्पीसीज। जो फ्रॉग है इस जीनस का वो स्मॉल एंड स्लेंडर बॉडी है, दैट इज 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और कलर लेटर लाइंस हैं उनकी बॉडी पे। ठीक है, फ्रॉग की। एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट स्किन, देखो गाइस ये जो एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट स्किन है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस के द्वारा, बेंगलुरु के द्वारा, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसको डेवलप किया गया है किसके, जो हम नट शेल्स जो मेनली हम ग्राउंड में ऐसे फेंक देते हैं उसका जो सेल्यूलोस है उससे हमने क्या करा है, डेवलप किया है। ये क्या करेगी, आपकी जो एनर्जी कंजर्व करेगी बाय कंट्रोलिंग लाइट एंड हीट। देखो आपकी जो नॉर्मल स्किन होते हैं उसमें से भी लाइट जो आती है या जो हीट पास होती है उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, और साथ में क्या करेगी, क्योंकि आपको पता है जो स्किन है वो गर्म हो जाती है तो जो एयर कंडीशनिंग लोड है उसको भी रिड्यूस करेगी। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागी, देखो अभी क्या है हमारे इंडिया में 6 कलवारी क्लास के सबमरीन हैं, तो इसमें जो एक 5th है वो अभी कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो किसके द्वारा, मैजेगुन डॉक लिमिटेड। इसके अलावा जो अदर जो कलवारी क्लास के अंदर जो सबमरीन्स हैं वो कौन कौन है, कलवारी, खंडेरी, कारंज, वेला एंड वक्शीर। ठीक है, और ये कौन सी है, वागीर। ठीक है, जो भी डिज़ाइन है कलवारी क्लास के सबमरीन्स का वो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के जैसा ही है, और जो टेक्नोलॉजी वो हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। जो ये सबमरीन्स हैं दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैट इंक्लूडिंग एंटी वॉरशिप, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्विलियंस एंड नेवल माइन लेनिंग। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।